गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रोस सैलरी निकालना सीख रहे हैं। एनपीएस और प्रोविडेंट फंड का टॉपिक लास्ट क्लास में फिनिश किया था। आज बाकी बचे हुए रिटायरमेंट बेनिफिट्स फिनिश करने हैं। तो सबसे पहला आ रहा है आज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का क्या मतलब होता है और उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी, ये हमें समझना है। देखो, ग्रेचुटी का मतलब होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर एक लंप सम अमाउंट दे दिया जाए एम्प्लॉय को, उसे बोल दिया गया ग्रेचुटी। एक गिफ्ट की फॉर्म में एक लंप सम अमाउंट बीइंग पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इज टर्म्ड एज ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी का मीनिंग क्या लिखा है? ग्रेचुटी इज अ लंप सम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। कि आपने पूरी जिंदगी मेरे लिए काम किया, एम्प्लॉय अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मेरे पास, इस वजह से मैं आपको कुछ अमाउंट देना चाहता हूं, उसे बोला गया ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक्ट नाम का लॉ भी बना हुआ है, वो भी बताता है कि इन केस में मैंडेटरीली ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। हमें क्या करना है? हमें तो टैक्स ट्रीटमेंट समझनी है कि ग्रेचुटी का अमाउंट जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तो हम ग्रोस सैलरी में कितना ऐड करेंगे, ये हमारा काम है। तो ध्यान से सुनिए। बचे हुए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझिए। आज से बहुत टाइम पहले असेसीज ने एक व्यू उठाया कि इनकम टैक्स तो इनकम्स पर लगता है। इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर याद करो, ग्रोस टोटल इनकम निकालते हुए क्या बताया था कि जो आप कमा रहे हो वो इनकम होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज कैपिटल रिसीट है या इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पुराने टाइम से ही कोर्ट्स ने एक व्यू लिया कि रिटायरमेंट के टाइम पर लंप सम अमाउंट देना क्या है? कैपिटल रिसीट। भाई सैलरी जो हर मंथ मिलती है, बेसिक सैलरी, वो रेकरिंग नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है, तो उसे रेवेन्यू रिसीट मानकर इनकम माना जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर एक बारी वन टाइम लमसम अमाउंट मिलना, दिस इज अ कैपिटल रिसीट एंड हेंस आउट ऑफ द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इस दलील को कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया और अकॉर्डिंगली पुराने टाइम में ऐसी जजमेंट्स आने लगी कि रिटायरमेंट पर जो लमसम अमाउंट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इसी प्रिंसिपल को आगे कैरी ऑन रखते हुए आपको देखने को मिलेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी लमसम अमाउंट दिए जाते हैं, बीट ग्रेचुटी, तो एक तरह से एग्जेम्प्ट कर रखा है। पढ़ेंगे अभी तो डिटेल में पता चल जाएगा। लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम अमाउंट मिलता है, तो क्या कर रखा है? एक तरह से एग्जेम्प्ट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, नौकरी छोड़ के चले जाओ, इस बात पर वन टाइम लमसम कंपनसेशन दे रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, खुद वॉलंटरी रिटायर हो रहे हो, इस वजह से आपको कंपनसेशन मिल रहा है वन टाइम लमसम अमाउंट, तो ये भी कैपिटल रिसीट है, तो क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट। पुराने टाइम से यही प्रिंसिपल चलता आ रहा था। तो आपको इन सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ये चीज देखने को मिलेगी कि ये कर रखे हैं एक तरह से एग्जेम्प्ट। कई केसेस में लिमिट लगा रखी है, तो यानी अब मान के चलो कि ये एग्जेम्प्ट कर रखे हैं। रीजन क्या है? दिस ऑल दीज रिसीट्स बीइंग कैपिटल रिसीट्स। तो रटने की जरूरत नहीं है कि ग्रेचुटी में इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देंगे, लीव एनकैशमेंट में इतना एग्जेम्प्ट कर देंगे। रीजन आपको दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं कि रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम अमाउंट मिलना इज ए कैपिटल रिसीट और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट पे इस तरह के आइटम्स मिलते हैं और उन्हीं में एग्जेम्पशन दे रखी है। स्टार्ट करते हैं ग्रेचुटी से।
कह रहे चेक करो इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, क्या जॉब के दौरान ही कोई ग्रेचुटी दी जा रही है? अगर ऐसा है तो सच ग्रेचुटी इज फुली टैक्सेबल। भाई प्रिंसिपल क्या है? रिटायरमेंट पर लमसम अमाउंट देना इज अ कैपिटल रिसीट। अगर रिटायरमेंट नहीं है और जॉब के दौरान ही दे रहे हो तो ऐसे इनकम को हमेशा इनकम ही माना गया है, कैपिटल रिसीट नहीं माना। तो अगर ग्रेचुटी आपको मिल रही है ड्यूरिंग द सर्विस तो वो फुली टैक्सेबल है। अगर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया तो सारे लोग क्या कहेंगे कि बेसिक सैलरी की फॉर्म में मत दो, ग्रेचुटी की फॉर्म में दो सैलरी बेसिक वाली भी, और सारे एग्जेम्प्ट कर लेंगे। और बेसिक सैलरी तो एग्जेम्प्ट है नहीं, इसीलिए ड्यूरिंग द सर्विस कुछ भी मिलेगा तो वो बेसिक सैलरी ही मिल रही है, आप उसको नाम ग्रेचुटी का दे रहे हो। तो इसलिए अगर ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो इट इज फुली टैक्सेबल। रट्टा मारने बैठोगे तो चैप्टर आपके बस का नहीं होने वाला। समझोगे एक एक चीज का लॉजिक तो आसान लगेगा। और मैं सच बता रहा हूं ये लॉजिक्स टीचर देते भी नहीं है, फटाफट आपको बोल चलेंगे ग्रेचुटी इस टाइम मिली है तो एग्जाम्प्ट, ऐसे मिली है तो ये। तो रिपीट कर दूं, ग्रेचुटी जॉब के टाइम पर मिल रही है तो इट इज फुली टैक्सेबल, क्योंकि ये बेसिक सैलरी की फॉर्म में ही आप ले रहे हो, टैक्स प्लानिंग करने की सोच रहे हो। हाँ, रिटायरमेंट या टर्मिनेशन या डेथ के टाइम पे मिल रही है तो ये कैपिटल रिसीट हो सकती है, तो देखेंगे क्या करना है। तो अगर रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या डेथ के टाइम पर मिल रही है, जितना हाईलाइट करूं उतना देखना, तो लॉ कहता है कि जो भी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है ना उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट कर देंगे और बैलेंस ही टैक्सेबल करेंगे, यानी एक तरह से एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो कैसे एग्जेम्प्ट किया? जो भी अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है वो लिख लो, उसमें से हम एक तरीका बताएंगे, उतना एग्जेम्प्ट कर देना, लेस कर देना, और बैलेंस अमाउंट जो निकल के आएगा दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। तो उसका क्या तरीका बताया इन्होंने कि ग्रेचुटी एक्ट जो बना हुआ है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, उस लॉ में बता रखा है कि कितनी ग्रेचुटी देनी होती है, एक फॉर्मूला निकाल के बता रखा है। तो कह रहे हैं कि उसी फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल के देख लेना कितनी मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा मिल रही है तो फिर टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन गया? जो भी ग्रेचुटी मिल रही है वो माइनस जितनी ग्रेचुटी एक्ट में अलाउड है। जितनी ग्रेचुटी एक्ट में अलाउड है उतनी मिल रही है तो टैक्सेबल अमाउंट जीरो आ जाएगा, उससे जितनी ज्यादा मिल रही है तो उतना टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ग्रेचुटी एक्ट में कितनी मिलती है उसका क्या फॉर्मूला है? 15/26 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट महीने की जो सैलरी ड्रॉन करेंगे रिटायरमेंट से पहले, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन। एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैंने क्या बोला कि जो आखिरी महीने की सैलरी होगी पर मंथ की, यानी एक महीने की सैलरी, उसको डिवाइड कर दिया 15/26 से, यानी रफली मान के चलो आधे महीने की सैलरी, इनटू क्या कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब। कह रहा है जितने साल आप काम करोगे हर साल के लिए आधे महीने की सैलरी देंगे, उसका टोटल जो निकल के आएगा दैट इज योर ग्रेचुटी, ऐसा ग्रेचुटी एक्ट कहता है। तो इनकम टैक्स लॉ ने क्या किया, उसी एक्ट का फॉर्मूला निकाल लिया कि उस एक्ट में जितनी अलाउड है वहां तक कर दिया एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर टैक्सेबल। तो फॉर्मूला क्या है, आखिरी महीने की सैलरी ले लो, उसका आधा कर दो, 15/26 जनरली आधा, यानी 30 में से 15 दिन, लेकिन 4 संडे भी होते हैं तो 30 का क्या कर दिया 26, इसलिए फॉर्मूला क्या आ रहा है 15/26 कि भाई 30 में से 15 दिन देने होते हैं लेकिन 4 दिन तो छुट्टी संडे चले जाता है, तो 15/26 यानी लगभग आधा महीने की सैलरी, हर साल के लिए आधा महीने की सैलरी। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब, जितने ज्यादा साल काम करोगे ग्रेचुटी का अमाउंट उतना ज्यादा आएगा, कम साल काम करोगे तो ग्रेचुटी का अमाउंट कम आएगा।
जिसकी ज्यादा सैलरी होगी उसका ग्रेचुटी का अमाउंट ज्यादा आएगा। लेकिन मैक्सिमम ग्रेचुटी बता रखी है कि मैक्सिमम ग्रेचुटी तो 20 लाख ही अलाउड है, 20 लाख से ज्यादा ग्रेचुटी अलाउड नहीं है। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना दिया, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन। इग्नोरिंग फ्रैक्शन क्या चीज है अभी देख लेंगे। तो ये और 20 लाख विच एवर इज लोअर अलाउड है उस एक्ट में। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या फॉर्मूला बना दिया कि उस एक्ट के हिसाब से या जो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी मिल रही है, नेगेटिव तो नहीं निकालेंगे डिडक्शन, तो विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन ले लो और बैलेंस अमाउंट जो निकल के आएगा दैट इज योर टैक्सेबल ग्रेचुटी। अब यहां पर भी सैलरी वर्ड आ रहा है, लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, यहां पर थोड़ा सा अलग है जो हमने एचआरए में पढ़ा था या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा अलग है। यहां पर क्या मतलब है सैलरी का, यहां पर आपको लेना बेसिक पे प्लस डीए। डीए चाहे कैसा भी हो, इंक्लूडेड हो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या ना हो, पूरा लेना हमें, कमीशन यहां पर नहीं लेना है। तो सैलरी का मतलब अलग अलग हो सकता है अलग अलग टॉपिक्स में। यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, बेसिक पे प्लस डीए। अच्छा, अगर किसी ने 20 साल काम किया टोटल तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी ने 30 साल काम किया तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर किसी ने 20 साल 11 महीने काम किया तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 20 से या 21 से। तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इग्नोर कर दो, लेकिन इफ नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड कम्स इन फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 6 मंथ्स, 20 साल 11 महीने है, 6 महीने से ज्यादा है, देन फ्रैक्शन शैल बी टेकन एज 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीरियड इज 20 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 1 डे, तो फ्रैक्शन में आ रहा है, कंप्लीटेड ईयर्स नहीं है। तो कह रहा है 6 महीने से ज्यादा होते ही इस फ्रैक्शन को क्या करना, 1 साल बना देना। तो टोटल कितने साल लेंगे हम, 21 साल। अगर होता 20 साल 6 महीने तो कितना लेते, 20 साल। 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन होगा तो उसे कंप्लीट ईयर बनाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा कि ग्रेचुटी का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा। अब जो लोग ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं उनके लिए तो ये फॉर्मूला बता रखा है ग्रेचुटी एक्ट में। अब जो लोग ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हैं लेकिन एम्प्लॉयर उन्हें ग्रेचुटी दे रहा है, तो उनके लिए हम ये एग्जेम्पशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए लॉ ने, इनकम टैक्स लॉ ने इसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला निकाल दिया और क्या कहा कि अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, जो भी उसे ग्रेचुटी मिली लेस लोअर ऑफ फॉलोइंग। लोअर में क्या आ रहा है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी और 20 लाख और फॉर्मूले के हिसाब से विच एवर इज लोअर। अब ए और बी बिल्कुल सेम है। सी जो आ रहा है ये आ रहा है ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से। इनकम टैक्स लॉ वालों ने इसी तरह का सिमिलर फॉर्मूला निकाल दिया। पढ़ते हैं क्या, 15/30, यहां पर क्या आ रहा था 15/26, 4 दिन छुट्टी के कंसीडर करे थे, हटा दिए थे। यहां पर क्या कर रहा है कि नहीं पूरा महीना ही ले लो, इनकम टैक्स लॉ वाले थोड़ी अपनी चला रहे हैं। तो 15/30 ये डिफरेंस आ रहा है इनटू यहां पर क्या आ रहा था लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, यहां पर क्या आ रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी पर मंथ, कि लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी निकाल लो टोटल, उसको 10 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने की सैलरी आ जाएगी। यहां पर क्या करा था, सिर्फ आखिरी महीने की सैलरी ले लो, तो है दोनों में 1 महीने की सैलरी, लेकिन निकालने का तरीका क्या आ रहा है, इसमें लास्ट 1 महीने की, इसमें लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज, तो एवरेज करेंगे आएगी वो भी 1 ही महीने की, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन। यहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा कि 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन होगा तो पूरा ले लेना, यहां पर फ्रैक्शन इग्नोर करना है पूरा। जो लिखा हुआ है उतना ही मान के चलोगे, अपना खुद से दिमाग नहीं लगाना नोट्स में। यहां पर सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक पे प्लस डीए। यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, वही एचआरए या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला,
बेसिक पे प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये डिफरेंस है दोनों में। और देखो चार्ट में और भी बचा हुआ है कि अगर ग्रेचुटी मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज को, तो सच ग्रेचुटी इज फुली एग्जेम्प्ट। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यह बेनिफिट क्यों दिया गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी मिल रही है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, ऐसा क्यों? देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ध्यान से समझना बात। भाई ग्रेचुटी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कोई काम ना करे, गवर्नमेंट में काम ना करे, उनके लिए भी तो एग्जेम्प्ट कर ही रखी है। बीइंग अ कैपिटल रिसीट इनके लिए भी तो एग्जेम्प्ट कर ही रखी है। लेकिन सर गवर्नमेंट वालों के लिए तो पूरी एग्जेम्प्ट है, इनके लिए इस फॉर्मूले के हिसाब से जो निकल के आएगी उतनी एग्जेम्प्ट है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, यही फॉर्मूला लगा के निकालती है। तो गवर्नमेंट कभी ज्यादा ग्रेचुटी देती ही नहीं, इतनी ही देती है। तो इसलिए इनकम टैक्स लॉ ने सीधा सीधा लिख दिया कि गवर्नमेंट तो देगी ही उतनी, गवर्नमेंट ज्यादा देगी ही नहीं, गड़बड़ करेगी नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मूले के हिसाब से ही निकालेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट वालों के लिए सीधा ही लिख दिया कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। अब हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा हो कि इस फॉर्मूले से ज्यादा ग्रेचुटी दे रहे हो, तो आपको तब लॉ के हिसाब से ही चलना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुली एग्जेम्प्ट है। वो बात और है प्रैक्टिकली वो भी इतना ही देती है। तो रिपीट कर दूं सारी बात, ग्रेचुटी की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। ग्रेचुटी का मतलब है कि रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम अमाउंट एम्प्लॉयर दे रहा है, इस वजह से कि उसने इतना साल काम किया तो थोड़ा सा बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जाए। तो क्या लिखा गया कि अगर ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो ये तो पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। ये तो आप बेसिक सैलरी ले रहे हो, नाम चेंज कर दिया, ग्रेचुटी नाम रख दिया उसका बस। रिटायरमेंट या टर्मिनेशन डेथ के टाइम पर मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज को, तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट देगी इनको भी उतनी। और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं हो तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिसीव करो, बेसिक सैलरी कम करा लो। इसलिए आपके लिए हमने लिमिट बता रखी है। लिमिट कैसे निकलेगी? अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, यस, तो ग्रेचुटी एक्ट ने जो बताया है वो लगा लेना, और 20 लाख और अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विच एवर इज लोअर की एग्जाम्पशन ले लेना। और अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है एम्प्लॉय, तो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी 20 लाख और 15/30 एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इग्नोरिंग फ्रैक्शन, इस तरीके से निकालना। फिर जो आए वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर, आपको और समझ आ जाएगा। ये देखो, Mr. X retired on 15th June 2020 after completion of 26 years 8 months of service and received gratuity of rupees 6 lakhs. At the time of retirement his salary was, ये बता रखा है। हमें क्या करना है? कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग ABC। तो सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, Mr. X is non-government employee and covered by payment of gratuity act। हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट ग्रेचुटी का। तो कैसे निकलता है? सबसे पहले हम चेक करते हैं जॉब के टाइम पे मिल रही है या रिटायरमेंट के टाइम पर। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है। तो फिर हम क्या चेक करते हैं कि कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो नहीं मिल रही, तो अपना पार्ट ए क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है। फिर हम क्या चेक करते हैं? जिसको चीज़ें याद नहीं है नोट्स खोल के देख लो, सामने रख लो। फिर हम चेक करते हैं कि कहीं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में तो कवर्ड नहीं है, तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। तो इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा?
अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी लेस लोअर ऑफ फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी 20 लाख रुपए या फॉर्मूले के हिसाब से जो ग्रेचुटी एक्ट ने बता रखा वो क्या है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स completed। लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या बताइए? सैलरी का मतलब यहां पर क्या होता है ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होता है तो बेसिक प्लस डीए। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी बता रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या थी? बेसिक सैलरी थी 5,000 पर मंथ, डीए था 3,000 पर मंथ। तो हम तो पूरा डीए लेते हैं, कितना भी इंक्लूडेड हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो 5,000 बेसिक सैलरी और 3,000 डियरनेस अलाउंस। तो 8,000 सैलरी आ गई पर मंथ लास्ट ड्रॉ, जो आखिरी सैलरी ड्रॉ की, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, कितने साल इसने कंप्लीट किए जॉब में? 26 साल 8 महीने। तो 6 महीने से ज्यादा फ्रैक्शन है तो मैं क्या लूंगा 27 साल। तो ये कितना आ जाएगा? ग्रेचुटी मिली कितनी है? 6 लाख रुपए। तो ग्रेचुटी लिख दी 6 लाख रुपए। फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है 8,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 27 124615.38। राउंड ऑफ सिर्फ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को ही करते हैं, उसके अलावा कुछ भी है तो फ्रैक्शन में ही लेके चलते हैं हम। तो लोअर क्या आ रहा है? 6 लाख, 20 लाख और 1,24,000। तो ये आ गया लोअर। तो इतने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कितना है? 6 लाख। उसमें से लोअर की एग्जेम्पशन तो टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी आ जाएगी? 6 लाख माइनस 124 615.38 47,538.4.62। ये था पार्ट ए का आंसर, जब एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। अब करते हैं पार्ट बी सॉल्व। पार्ट बी क्या कहता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी लेस लोअर ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है? अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पी 20 लाख रुपए, सी 15/30। यहां फॉर्मूले में चेंज है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो इनकम टैक्स वालों ने खुद का बनाया फॉर्मूला, सिमिलर है पर थोड़ा सा अलग है। 15/30 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। लास्ट 10 मंथ्स की क्या सैलरी बताइए? कह रहा रिटायरमेंट के टाइम पे यही है तो आखिरी के 10 महीनों की भी यही होगी, तो लिख लेते हैं। लेकिन यहां पर सैलरी का क्या मतलब है? बेसिक पे प्लस डीए इफ इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है 60% इंक्लूडेड है।
तो 3,000 का 60% ही डीए में इंक्लूड करूंगा, 1,800 रुपये। तो बेसिक पे 5,000 प्लस डीए 1,800, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर बताया 12 लाख, तो पूरे साल का है, उसका 1% पूरे साल का कमीशन डिवाइडेड बाय 12 एक महीने का कमीशन। हमें तो एक महीने की सैलरी लेनी है, लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज, तो 1,000 आ गया लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी पर मंथ, इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, कितने साल काम किया है, 26 साल 8 महीने। यहां पर हम फ्रैक्शन को कर देते हैं पूरी तरह से इग्नोर। तो क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कितनी है, 6 लाख रुपए। लोअर ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी 6 लाख या 20 लाख या 5,000 प्लस 1,800 प्लस 1,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 26, 1,01,400। तो लोअर एग्जेम्प्ट है, लोअर क्या आ गया, 1,01,400। तो इतना मैं कर दूंगा एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल अमाउंट क्या आ गया, 6 लाख माइनस 1,01,400। एग्जाम में आपसे क्या गलती होगी, ध्यान से सुनना। आप ग्रेचुइटी के कैलकुलेशन में इतने पागल हो जाओगे कि ये जो लोअर निकल के आएगा ना, आप इसी को ग्रोस सैलरी में ऐड कर दोगे। ये गड़बड़ होती है एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप क्या सॉल्व कर रहे हो। ये लोअर जो निकल के आया है, इतने की तो एग्जेम्पशन अलाउड है, ये तो 6 लाख में से रिड्यूस होके ये जो अमाउंट आएगा ये ग्रोस सैलरी में ऐड होगा। चलिए, तो ये था अपना पार्ट नंबर बी। सी पार्ट क्या है, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो जो भी ग्रेचुइटी मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पर, वो पूरी तरह से होती है एग्जेम्प्ट। तो इस केस में 6 लाख रुपए की जो ग्रेचुइटी है वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। तो इसी के साथ ही हमारा ग्रेचुइटी का रिटायरमेंट बेनिफिट फिनिश हुआ। उसके बाद आ रहा है लीव सैलरी एनकैशमेंट। लीव सैलरी एनकैशमेंट क्या चीज़ है, ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, लमसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट पर। तो लीव सैलरी एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के दौरान छुट्टियां कुछ अलाउड होती हैं कि इतनी छुट्टियां आप ले सकते हो। अगर कोई वो उस दिन की छुट्टी ले लेगा तो जितनी छुट्टियां अलाउड होती हैं उतनी छुट्टी अगर लोगे तो सैलरी नहीं कटती। और अगर कोई छुट्टियां वो अवेल नहीं करता, ऑफिस आता है रेगुलरली, कोई छुट्टियां नहीं लेता, जितनी मिली हैं उतनी भी, तो ऐसे केस में उसको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो ये छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड कर लियो और आगे कभी ले लियो, तो हो सकता है वो आगे अवेल कर ले, या हो सकता है कि उसकी लीव्स एक्यूमुलेट होती जा रही हैं और उसकी रिटायरमेंट का ही टाइम आ गया, उसने छुट्टी नहीं ली, तो फिर वो क्या कर सकता है, उन लीव्स को एनकैश करा सकता है। तो अगर वो छुट्टियां अवेल कर लेता है, बाद में छुट्टी ले लेता है, तो कोई इनकम नहीं बनेगी, उस नाम की उसको बेसिक सैलरी वगैरह मिल रही होगी, वो तो टैक्स करेंगी। लेकिन अगर वो छुट्टियां एनकैश कराता है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, ये मुझे डिस्कस करना है। हर एम्प्लॉय को छुट्टियां मिलती हैं, उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कैरी फॉरवर्ड करके बाद में ले ले कभी छुट्टी, या छुट्टी कभी ले ना पाया तो एनकैश करा ले, उसके नाम के पैसे ले ले। तो अगर वो एनकैश कराता है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, ये हमें डिस्कस करना है। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं पहले। जनरली एम्प्लॉयज आर अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। एम्प्लॉय मे अवेल सच लीव, or in case the leave is not availed, then leave may be accumulated for future or allowed to be encashed every year or at the time of termination या retirement. The payment received on account of encashment of unavailed leave is called leave salary encashment. छुट्टियां इकट्ठी हो गई थी, इस बात का कैश ले लिया और छुट्टियां कम कर दी, इसको बोला गया लीव सैलरी एनकैशमेंट।
इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, हमें तो ये सीखना है। तो देखो, चेक करना है कि लीव सैलरी एनकैशमेंट जो मिल रही है वो ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या डेथ के टाइम पर मिल रही है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस मिल रही है तो ये कोई कैपिटल रिसीट नहीं है, बेसिक सैलरी की तरह ही हम इसे ट्रीट करेंगे और ये फुली टैक्सेबल रहेगी, जैसी ग्रेचुटी मिली थी ड्यूरिंग द जॉब। और रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या डेथ के टाइम पर लीव सैलरी एनकैशमेंट मिल रही है तो यहां पर भी चेक करेंगे क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, यस, तो जो भी अमाउंट है वो पूरी तरह से हो जाएगा एग्जेम्प्ट। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिल रही, एनी अदर एम्प्लॉय है, तो फिर एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट कर देंगे और बैलेंस अमाउंट आ जाएगा टैक्सेबल। यहां पर भी कुछ फॉर्मूला बता रखा है, ग्रेचुटी से थोड़ा सा अलग है, पर यही मान के चलो कि कैपिटल रिसीट है, एग्जेम्प्ट तो करनी थी, लेकिन एक लिमिट लगा दी भाई, यहीं तक करेंगे, कहीं आप बहुत ज़्यादा ना दे दो, बेसिक सैलरी कम करके कहीं लीव एनकैशमेंट ज़्यादा ना दे दो। तो इसीलिए लिमिट लगाई लॉ ने। लिमिट क्या है, लोअर ऑफ ए बी सी डी। ए मतलब जो भी आपको कैश मिल रहा है लीव सैलरी के नाम का वो, बी 3 लाख रुपए, और टोटल सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, आखिरी के 10 महीनों की टोटल सैलरी, पर मंथ नहीं, टोटल सैलरी 10 महीनों की, तो वो ले लो। और डी लिमिट क्या आ रही है, लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, कितनी छुट्टियां बची हैं, इनटू टोटल सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 300। ये फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लिमिट क्या आई कि जो भी अमाउंट मिल रहा है वो, और 3 लाख रुपए, और आखिरी के 10 महीनों की सैलरी, और जो भी छुट्टियां बची हुई थी इनटू टोटल सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 300। इन चारों में से जो भी लोअर निकल के आएगा उतने की एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा लीव एनकैशमेंट मिला है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। डी पॉइंट क्या है अभी समझ में नहीं आया होगा, देख लेंगे, इसका मीनिंग बता भी रखा है यहाँ पर। यहाँ पर सैलरी आ रहा है, सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, तो सैलरी का क्या मतलब है यहाँ पर वो बता रखा है। तो यहाँ पर वही है जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एचआरए के केस में हमने लिया था, क्या, बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। डीए कौन से वाला, इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेशंस। अब डी पॉइंट क्या आ रहा है, ध्यान से सुनना। डी पॉइंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय की 200 छुट्टियां बची हुई थी जो उसने एनकैश नहीं कराई, तो कहता है 200 दिन की सैलरी ले लेना, यही है डी पॉइंट का मतलब। क्रक्स में बात करो तो कि 200 दिन की क्या सैलरी बनती वो ले लेना, लेकिन वो निकलेगा कैसे, कह रहे हैं 200 दिन इंटू टोटल सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ, जो सी पॉइंट में निकाली, लास्ट 10 मंथ्स यानी 10 महीनों में कितने दिन की सैलरी मिली होगी, 300 दिन की। भाई लास्ट 10 मंथ्स में अगर उसे 3 लाख रुपए मिले 10 महीनों का मिलाकर, तो इसको मैं 300 से डिवाइड कर दूंगा तो पर डे सैलरी आ जाएगी। भाई लास्ट 10 मंथ्स में 300 दिनों में ये सैलरी मिली, डिवाइडेड बाय 300, तो क्या आ जाएगा, हर रोज के लिए पर डे सैलरी कितनी आई, उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 200 दिन की सैलरी। जितने दिन आपकी बची हुई थी छुट्टियां, आपने एनकैश नहीं कराई थी, उतनी छुट्टियों को पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही है ये डी पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, कितने दिन की छुट्टियां बची हुई है एम्प्लॉय की, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स यानी 300 दिन की सैलरी, डिवाइडेड बाय 300। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, एक दिन की सैलरी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 200 डेज, तो 200 डेज की सैलरी आ जाएगी, उतना आप लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट कर देंगे आपका। चलिए जी, अब लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय का क्या मतलब है कि उसकी कितनी छुट्टियां बची हुई थी,
इसका भी तरीका है, उसी तरीके से आपको निकालना है कि कितनी छुट्टियां बची हुई थी। इस पे भी लिमिट लगा रखी है लॉ ने। एम्प्लॉयर्स अपनी मर्जी से 500-600 छुट्टियां दे देते, लेकिन उस पर लिमिट लगाई है कि मैक्सिमम इतनी छुट्टियां ही अलाउड हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो हम उसके लिए एग्जेम्पशन फिर नहीं देंगे। तो लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे निकलेगा? कह रहा है टोटल लीव्स अवेलेबल ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। ये लिख लो, ये कैसे निकलेगा? जो भी एम्प्लॉयर ने छुट्टियां दे रखी हैं, भाई इतनी छुट्टियां अलाउड है, और 30 लीव्स पर ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब। हर साल के लिए इनकम टैक्स लॉ तो मैक्सिमम 30 छुट्टियां ही दे रहा है। तो अगर आपने 10 साल काम किया तो इनकम टैक्स लॉ कह रहा है 300 छुट्टियां आपको मिल सकती हैं। और अगर एम्प्लॉयर हर साल 40 छुट्टियां दे रहा है तो 40 आ जाएगा इनटू 10 ईयर्स। 400 छुट्टियां एम्प्लॉयर दे रहा है, इनकम टैक्स कह रहा है कि नहीं मैक्सिमम 30 छुट्टियां ही पर ईयर अलाउड है। तो 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब और 400 छुट्टियां विच एवर इज लोअर, तो क्या आ जाएगा? 300। कह रहा है उसमें से ये है टोटल लीव्स आपको इतनी मिली थी पूरी लाइफ टाइम में एम्प्लॉयर्स। कह रहा है उसमें से जितनी आपने छुट्टियां अवेल कर ली, छुट्टियां मार ली, वो लेस कर देना। भाई बची हुई छुट्टियों के लिए ही तो एनकैशमेंट देंगे। तो इतनी छुट्टी आपको सारी अलाउड थी, उसमें से इतनी आपने छुट्टियां ले ली, फिर कह रहा है उसमें से लेस कर दो लीव्स एनकैश्ड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है ऐसी एनकैशमेंट जो आपने ड्यूरिंग द जॉब कर ली थी पहले ही। हम तो रिटायरमेंट के टाइम के लिए एग्जाम्पशन दे रहे हैं ना अब। तो कह रहा है अगर आपने पहले ही कोई एनकैश कर ली तो वो भी लेस कर देना। बची हुई छुट्टियों की सैलरी डी पॉइंट आपको एग्जाम्पशन दिलवाएगा। रिपीट कर दूं सारी बात, फिर क्वेश्चन करेंगे। लीव एनकैशमेंट का मतलब है जो छुट्टियां बची हुई हैं, जो छुट्टियां बची हुई हैं उनके लिए सैलरी का इक्विवेलेंट अमाउंट निकालकर एम्प्लॉय को दे दिया जाए। टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगी? अगर ड्यूरिंग द जॉब लीव एनकैशमेंट करा रहे हो तो ये कोई कैपिटल रिसीट नहीं है, सच अमाउंट इज फुली टैक्सेबल। रिटायरमेंट टर्मिनेशन डेथ के टाइम पर अगर एनकैशमेंट हो रहा है तो चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर हाँ तो जो भी अमाउंट मिल रहा है वो फुली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट तो देगी ही लिमिट्स, जितना ज़्यादा नहीं देगी, कोई गलत काम गवर्नमेंट नहीं करेगी। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं है, एनी अदर एम्प्लॉय है, तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? जो भी लीव सैलरी एनकैशमेंट का अमाउंट आ रहा है उसमें से लेस कर देंगे लोअर ऑफ फॉलोइंग। ए क्या है? जो भी अमाउंट मिला वो, बी 3 लाख रुपए, सी आखिरी 10 महीनों की टोटल सैलरी। सैलरी का क्या मतलब है? बेसिक पे प्लस डीए इफ इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। और डी क्या आ रहा है? जो भी छुट्टियां बची हुई हैं उनकी हर दिन की सैलरी। तो लीव्स इनटू पर डे सैलरी। पर डे सैलरी कैसे निकल रही है? आखिरी 10 महीनों की सैलरी जो सी पॉइंट में निकाली उसको 300 से डिवाइड कर दो। 10 महीनों में लगभग 300 दिन होते हैं, तो 300 से डिवाइड कर दिया तो पर डे सैलरी आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डेज से तो इतने दिनों की सैलरी आ गई। लोअर की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बैलेंस आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा? इसका भी तरीका है कि जितनी एम्प्लॉयर ने दी हैं वर्सेस 30 पर ईयर की कैलकुलेशन के हिसाब से जो निकल के आएगी विच एवर इज लोअर, ये टोटल अलाउड है। इसमें से लेस कर दो जितनी अवेल कर चुका है, लेस जितनी एनकैश कर चुका है ड्यूरिंग द जॉब। बची हुई छुट्टियों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। यहां पर क्या आ रहा है? 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें इग्नोर करना है। अगर कोई 10 साल 8 महीने काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसको टोटल लीव्स अवेलेबल कितनी आएंगी? 10 ईयर्स इंटू 30।
फ्रैक्शन को इग्नोर करना चाहे कितना ही हो। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स रिटायर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2019 आफ्टर 20 years and 10 months of service, रिसीविंग लीव सैलरी ऑफ ₹5 लाख। तो टाइमलाइन बना लेते हैं। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर 1920 का क्वेश्चन है, पर कोई नहीं, चलो सॉल्व करते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर 1920 में 1 दिसंबर 2019 से यहां पर मिस्टर एक्स हो गया रिटायर, रिसीविंग लीव सैलरी ऑफ 5 लाख। यहां पर उसे 5 लाख रुपए की लीव सैलरी एनकैशमेंट मिल रही है। अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर एज फॉलोज। बेसिक सैलरी है उसकी 5,000 पर मंथ, तो डेटा लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी कह रहा है 5,000 पर मंथ, 1000 वॉज इंक्रीज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से 1000 इंक्रीज हो गई थी, तो यहां से उसे 5,000 मिलनी शुरू हुई है, और उससे पहले कितनी मिल रही होगी? 4,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस कहता है वो है 3,000 पर मंथ, इसमें कोई चेंज नहीं है। 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 60% टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बता रखा है कि 60% लेना है कुछ कैलकुलेशंस में। कमीशन बता रखा है 500 पर मंथ। बोनस बता रखा है। हमें निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी। लीव सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट निकालना है हमें बस। तो चलिए, लीव सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट, केस नंबर 1, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम पर लीव सैलरी का जो भी अमाउंट रिसीव करता है वो तो पूरी तरह एग्जेम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो इतना ही सॉल्व होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है लीव सैलरी का अमाउंट, तो वो हो गया एग्जेम्प्ट। बी पार्ट में सॉल्यूशन में कैलकुलेशन आएगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिसीव करता है लीव सैलरी एनकैशमेंट, तब हमें निकालना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा। उसके लिए क्या तरीका है? अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एनकैशमेंट उसमें से लेस करेंगे लोअर ऑफ फॉलोइंग। ए क्या है? अमाउंट ऑफ लीव सैलरी। बी 3 लाख रुपए। सी लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी। और डी क्या है? लीव स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉई इनटू सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 300। तो अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एनकैशमेंट कितना बताया क्वेश्चन ने? 5 लाख रुपए की लीव सैलरी एनकैशमेंट मिली है, तो ये लिख दिया 5 लाख रुपए। उसमें से लोअर ए आ गया 5 लाख, बी आ गया 3 लाख, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी अब हमें चाहिए। और सैलरी का मतलब यहां पर क्या होगा? बेसिक पे प्लस डीए इंक्लूडिबल वाला प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। तो कमीशन तो यहां पर फिक्स दे रखा है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें लेंगे, बेसिक सैलरी और ये डीए। आखिरी 10 महीनों का, दिसंबर से पहले के 10 महीने कौन से आ गए? नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल।
1 2 3 4 5 6 7 8 और मार्च और फरवरी, ये हो गए अपने आखिरी 10 महीने। आखिरी 10 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए जोड़ दो, तो अप्रैल ऑनवर्ड्स मिल रही है 5,000 पर मंथ, उससे पहले आ रही थी 4,000 पर मंथ। तो लास्ट 10 मंथ्स की बेसिक सैलरी क्या आ जाएगी? सी पॉइंट का वर्किंग नोट बना रहा हूं। बेसिक पे 4,000 तो 2 महीनों की सैलरी प्लस 5,000 8 महीनों की सैलरी। डीए वो तो फिक्स ही है, 3,000 पर मंथ है, लेकिन 60% लेना है, तो 1,800 पर मंथ इंटू 10 महीनों की सैलरी निकाल रहे हैं। तो 10 महीनों की सैलरी कितनी आ जाएगी? 4,000 इंटू 2 प्लस 5,000 इंटू 8 प्लस 1,800 इंटू 10, 66,000 आ गई लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी। अब डी पॉइंट में लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा? लीव्स अवेलेबल लेस लीव्स अवेल्ड, कितनी छुट्टियां ले ली एम्प्लॉय ने, लेस लीव्स एनकैश्ड अर्लियर, जॉब के टाइम पे जो एनकैश्ड कर ली, फिर आ जाएगी लीव्स स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। लीव्स अवेलेबल कितनी कैसे निकलती हैं? अलाउड बाय एम्प्लॉयर और 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इग्नोरिंग फ्रैक्शन विच एवर इज लोअर। तो कितने लीव्स एम्प्लॉयर ने अलाउ कर रखी? ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 days लीव एवरी ईयर। तो इनकम टैक्स लॉ भी बोलता है मैक्सिमम 30 days a ईयर लेना, एम्प्लॉयर ने भी भाई अलाउ कर रखी है, तो लोअर सेम ही आएगा। तो 30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इग्नोरिंग फ्रैक्शन, कितने साल काम किया इसने? 20 साल 10 महीने, तो फ्रैक्शन इग्नोर कर दो, 20 साल ले लो। 600 days की छुट्टियां अलाउड थी, इसमें से कितनी छुट्टियां ले चुका है एम्प्लॉय? ये बता रखा है लीव्स अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, 480 दिनों की छुट्टियां एम्प्लॉय ले चुका है। एनकैश कुछ भी नहीं दी क्वेश्चन ने, तो 600 में से 480 गए, 120 दिन की छुट्टियां बची। तो 120 दिन की छुट्टियों की सैलरी डी पॉइंट में आएगी 120 डिवाइडेड बाय 300 इंटू सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, वो सी पॉइंट में निकाल ली 66,000। तो ये कितना आ गया? 120 इंटू 66,000 डिवाइडेड बाय 300, 26,400। एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? लोअर ऑफ ABCD, लोअर क्या आ रहा है? 26,400। तो 26,400 की एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिल जाएगी और टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी आ जाएगा 473,600। चलिए जी आंसर चेक कर लेते हैं। टैक्सेबल लीव सैलरी 473,600। तो इसी के साथ ही लीव सैलरी एनकैशमेंट का टॉपिक भी अपना फिनिश हुआ। ये जो एग्जेम्पशन आ रहा है वर्ड कि इतनी एग्जेम्पशन अलाउड है, इतना रिड्यूस कर देंगे, ये बात कहाँ लिखी है? ये सेक्शन 10 AA में लिखी है। सेक्शन 10 आपका साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से ग्रेचुटी में जो आ रहा है सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन दी गई है। चलिए उसके बाद आ रहा है पेंशन। पेंशन का मतलब तो आप जानते ही हो कि रिटायरमेंट होने के बाद जो पेरियोडिक सैलरी मिलती है, पेमेंट मिलती है, उसे बोल देते हैं पेंशन। अब देखो पेंशन में भी एक क्या कॉन्सेप्ट होता है कम्यूटेशन का, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये है एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉय। रिटायरमेंट होने के बाद दोनों के बीच में एग्रीमेंट है
कि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय विल बी रिसीविंग ₹50,000 पर मंथ इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। अब पेंशन जब रिटायरमेंट होती है तो पेंशन से रिलेटेड दो ऑप्शंस दिए जाते हैं एम्प्लॉय को कि तेरी पेंशन है तो 50,000 पर मंथ। तेरे पास दो ऑप्शंस हैं एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर 1, कि तू 50,000 पर मंथ पेंशन ले ले आने वाले टाइम में। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 50,000 में से कुछ हिस्सा कम्यूटेशन करा ले। कम्यूटेशन का मतलब क्या, कि तुझे पर मंथ मिलेगा फॉर एग्जाम्पल 30,000 पर मंथ, और साथ में एक लंप सम अमाउंट और मिलेगा। जो ये लंप सम अमाउंट मिला इसको बोल देते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसको बोला जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। ऑप्शन 2 को, कि पेंशन 50,000 थी वो कम कर ली और साथ में एक लमसम अमाउंट ले लिया, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। तो इन एक्सचेंज ऑफ 20,000 पर मंथ मिस्टर एक्स एम्प्लॉय इज गेटिंग लमसम अमाउंट, तो इसको बोला गया कम्यूटेशन। तो दो ही तरह के एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे, या तो वो जो सिर्फ पेंशन ले रहे हैं पर मंथ वाली, या ऐसे एम्प्लॉयज जो पेंशन थोड़ी कम ले रहे हैं पर मंथ वाली, रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम अमाउंट इकट्ठा एक अमाउंट और ले लिया। तो हमें तो सभी की टैक्स ट्रीटमेंट समझनी है। इसको बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन, और ये जो बच गई इसे बोला जाता है अनकम्यूटेड। और ये वाले ऑप्शन में तो सारे ही क्या है, अनकम्यूटेड। तो हमें तो कोई भी केस हो हमें टैक्स ट्रीटमेंट आनी चाहिए। तो अनकम्यूटेड पेंशन की क्या टैक्स ट्रीटमेंट होती है ये भी हमें समझना है। कम्यूटेड पेंशन जो लंपसम अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट पर उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट होती है ये भी हमें समझना है। हालांकि ये मैं बता चुका हूं कि रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम अमाउंट मिलना इज अ कैपिटल रिसीट। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अनकम्यूटेड पेंशन जो मिलती है वो होती है डायरेक्टली टैक्सेबल, जैसे बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती थी। लेकिन कम्यूटेशन कराने की वजह से जो लमसम अमाउंट मिल रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि ये है एक कैपिटल रिसीट। तो पढ़ते हैं पेंशन इज द पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट के बाद तो तेरी एकदम से सैलरी बंद हो जाएगी, तो खर्चे थोड़ी ना बंद होंगे, खर्चे तो फिर भी रहेंगे। तो ऐसे केस में पेंशन दी जाती है, भले ही आप काम नहीं कर रहे, स्टिल यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। तो पेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक अनकम्यूटेड पेंशन, अपने एग्जाम्पल में 50,000 और 30,000 क्या है, अनकम्यूटेड पेंशन, और एक होता है लमसम अमाउंट, उसे बोल दिया जाता है कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन रेफर्स टू द पेंशन रिसीव्ड पेरियोडिकली, चाहे 50,000 पर मंथ या 30,000 पर मंथ, ये तो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगी किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो। और जो कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा होगा एम्प्लॉय लमसम अमाउंट, देन कम्यूटेड पेंशन मींस लमसम अमाउंट टेकन बाय कम्यूटिंग और रिड्यूसिंग द होल और पार्ट ऑफ द पेरियोडिक पेंशन। पेंशन को कम करवा लिया, इस वजह से एक लमसम अमाउंट मिला, उसे बोल दिया गया कम्यूटेड पेंशन। अब देखते हैं इनकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। चेक करो, जितना हाईलाइट करो उतना देखना है। चेक करो पेंशन अनकम्यूटेड है या कम्यूटेड है। कम्यूटेड मतलब लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लमसम अमाउंट मिलेगा तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगी। पेरियोडिक पेंशन मिल रही है
तो वो होती है टैक्सेबल, क्योंकि ये कोई कैपिटल रिसीट नहीं है, जस्ट लाइक बेसिक सैलरी है। तो अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल। वेयर एज कम्यूटेड पेंशन जो लमसम अमाउंट मिलता है, उस केस में एग्जेम्पशन दी गई है। क्या? जितना हाईलाइट करूं उतना देखो, जो भी अमाउंट मिला लमसम उसमें से कुछ लेस करवाएंगे लोअर ऑफ ए और बी, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। अब क्या लेस करा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ए और बी क्या है? वही लमसम अमाउंट जो मिला है, उससे ज्यादा डिडक्शन तो नहीं देंगे। ए क्या है ये समझने की जरूरत है। देखो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ऑप्शंस देता है कि या तो ऑप्शन नंबर 1 50,000 पर मंथ ले ले, या ऑप्शन 2 50,000 पर मंथ नहीं मिलेगी, 30,000 पर मंथ हो जाएगी। कम कर रहे हैं तो साथ में एक लमसम अमाउंट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए का लमसम अमाउंट दे दिया। अब देखो, अब लॉ कहता है कि जो अनकम्यूटेड पेंशन है, दोनों केसेस में डिस्कस करूंगा। ऑप्शन 1 में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? सारी की सारी अनकम्यूटेड पेंशन है, तो ये तो पेरियोडिक पेंशन है, ये होगी फुली टैक्सेबल। तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 50,000 पर मंथ, पूरे साल यही मिल रहा है तो 50,000 इंटू 12, ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपए। अगर एम्प्लॉय ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करता है कि मैं तो पर मंथ कम कराऊंगा, साथ में एक लमसम अमाउंट ले लूंगा, तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट क्या निकलेगा? अनकम्यूटेड तो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, इसकी तो सारी अनकम्यूटेड है, इसकी कुछ कम्यूटेड है, कुछ अनकम्यूटेड है। तो टैक्सेबल अमाउंट अनकम्यूटेड के लिए तो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो 30,000 इंटू 12, ये तो हो गई अनकम्यूटेड पेंशन, पूरी तरह से टैक्सेबल। अब कम्यूटेड पेंशन के लिए क्या तरीका बताया इन्होंने? कम्यूटेशन के लिए तरीका बताया कि जो भी अमाउंट मिल रहा है पहले वो लिखो, उसमें से लेस करो ए, जो अमाउंट मिला वो उससे ज्यादा रिडक्शन तो नहीं मिलेगी, और बी 1/2 या मैं कहूं 50% ऑफ लमसम अमाउंट डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 50,000 में से 20,000 कम कर दी, उस वजह से 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो कितनी परसेंट पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है? 50,000 का 40% कम्यूट हो गया, कितना आ गया? 20,000 पर मंथ, वो लेस कर दी, फिर मिल रही है 30,000 मंथ। तो कम्यूटेशन परसेंटेज की मैं बात करूं तो कितना आ गया? 40%। तो बी पॉइंट कह रहा है कि लमसम अमाउंट जो मिला है 15 लाख, अगर 100% कम्यूट हो जाती तो लमसम अमाउंट कितना मिलता वो निकालो। 15 लाख मिला है 40% कम्यूट करने पर, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 40% कर दिया तो क्या आ जाएगा कि अगर सारी की सारी कम्यूट हो जाती तो कितना मिलता? तो मिलता 37,50,000। फॉर्मूला समझा रहा हूं क्या बना हुआ है। कह रहा है मिला है 15 लाख, कितना परसेंट कम्यूट होने से 15 लाख मिला है? 40% कम्यूट होने से। अगर पूरा का पूरा कम्यूट हो जाता तो कितना मिलता? 37,50,000। भाई 15 लाख 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अगर सारा का सारा कम्यूट हो जाता, जीरो मिलता पीरियोडिक पेंशन, तो 37,50,000 लमसम अमाउंट मिल जाता। फिर कह रहा है लो कि 50% तक हम मैक्सिमम कम्यूटेशन अलाउ
करेंगे। तो अगर सारा कम्यूट हो जाता तो 37,50,000 मिलते, उसका 50% अगर मिल रहा है 18,75,000 तक अगर किसी को मिल रहा है तो हम कर देंगे एग्जेम्प्ट। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, 1/2 या 50% ऑफ लमसम अमाउंट डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। कि लमसम अमाउंट अगर सारी की सारी कम्यूट हो जाती तो कितना मिलता, उसका मैक्सिमम 50% तक ही कम्यूटेशन अलाउ करेंगे। उससे ज़्यादा कम्यूट हुआ है तो ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आप ज़्यादा कम्यूटेशन करा रहे हो, इतना बेनिफिट नहीं देंगे। तो यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है कि लोअर ऑफ फॉलोइंग, एक तो लमसम अमाउंट जो मिला वर्सेस 1/2 ऑफ लमसम अमाउंट डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। कि भाई इतना सारा लमसम अमाउंट आपको मिलेगा तो हम एक मैक्सिमम इतने तक ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, इससे ज्यादा लमसम अमाउंट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखो 1/2 पर स्टार मार्क कर रखा है और क्या लिखा हुआ है, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी, अगर ग्रेचुटी का लमसम अमाउंट भी मिलता है एम्प्लॉय को तो फिर हम उसका एग्जेम्पशन का अमाउंट कम कर देंगे। एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या कर रखा है 50%, 1/2 मतलब 50%। तो कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिल रही होती है, यानी उसे ग्रेचुटी की फॉर्म में भी लमसम अमाउंट मिल रहा होता है और फिर कम्यूटेशन की फॉर्म में भी मिल रहा है, तो फिर हम इतना बेनिफिट उसे यहां नहीं देंगे, ग्रेचुटी के लिए ऑलरेडी बेनिफिट दे चुके हैं। फिर 1/2 की जगह क्या करना 1/3 ले लेना। 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%। तो यानी कहने का मतलब है जो ग्रेचुटी की फॉर्म में भी लमसम अमाउंट ले रहे होते हैं तो उन्हें यहां पर कम लमसम अमाउंट मिलना चाहिए, ज्यादा मिल रहा है तो हम तो मैक्सिमम 1/3 या 33.33% की ही एग्जेम्पशन देंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट फाइनली कैसे निकलेगा, जो भी लमसम अमाउंट मिला उसमें से 1/2 ऑफ लमसम अमाउंट डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, और लमसम अमाउंट जो भी मिला विच एवर इज लोअर रिड्यूस कर देना। और अगर ग्रेचुटी भी मिल रही है एम्प्लॉय ऐसा है तो 1/2 की जगह 1/3 ले लेना। अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज के लिए जैसे ग्रेचुटी में रिलैक्सेशन अवेलेबल थी कि उन्हें स्पेसिफाइड लिमिट तक ही गवर्नमेंट देगी, ज्यादा देती ही नहीं, इसी तरह से हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या LIC से लमसम अमाउंट मिलता है पेंशन का। याद करो सेक्शन 80CCC, वहां पर बताया था LIC से पेंशन का अमाउंट अगर लमसम मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 80CCC खोल के देख लो। तो इन केसेस में क्या कर रखा है एग्जेम्प्ट। उसके अलावा अगर कोई केस है तो फिर टैक्सेबल अमाउंट ऐसे निकलेगा। चलिए जी सर ये क्या पॉइंट आ रहा है ये भी बता दो। देखो जो आर्मी के लोग युद्ध के टाइम पर या वॉर के टाइम पर अच्छा कौशल अपना दिखाते हैं, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें दिया जाता है परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र, इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक की चिंता नहीं की, इतना पराक्रम शौर्य दिखाया अपना, इसलिए उन्हें जो भी पेंशन मिलेगी वो होगी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, चाहे वो अनकम्यूटेड ही क्यों ना हो। तो क्या लिखा हुआ है, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु हैज बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र और सिमिलर गैलेंट्री अवार्ड, देन अमाउंट रिसीव्ड इज फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 18। तो अगर इस तरह के लोगों को कोई भी पेंशन मिल रही है अनकम्यूटेड कम्यूटेड कैसी भी, तो वो तो पूरी तरह से ही एग्जेम्प्ट है। रिपीट कर दूं सारा टॉपिक, रिटायरमेंट के टाइम पर सैलरी पेंशन की फॉर्म में मिलती है, आप काम नहीं कर रहे फिर भी आपको कुछ पैसा मिलेगा अपना खर्चा चलाने के लिए। तो पेंशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर ऐसे लोगों को पेंशन मिल रही है जिन्होंने परमवीर चक्र महावीर चक्र या वीर चक्र इस तरह के अवार्ड्स जीते हैं युद्ध में,
अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छा रण कौशल दिखाया, उनके लिए अमाउंट जो रिसीव होगा वो होगा एग्जेम्प्ट। और अगर ऐसे लोग नहीं हैं, अनकम्यूटेड रिसीव कर रहे हैं पीरियोडिक, तो पूरी तरह से टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या हाई कोर्ट के जजेस या एलआईसी से मिल रहा है लमसम अमाउंट, तो है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये लोग ऐसे एम्प्लॉयर्स गड़बड़ नहीं करेंगे, करेक्ट कैलकुलेशन करके ही देंगे। इसके अलावा किसी को भी मिल रहा है तो जो भी लमसम अमाउंट मिल रहा है उसमें से कुछ एग्जेम्पशन दे देंगे, भाई यहां तक ही दिया जाना चाहिए, इससे ज्यादा दे रहे हो तो फिर आप टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के हैंड्स में। क्या है एग्जेम्पशन? लोअर ऑफ फॉलोइंग, 1/2 ऑफ लमसम अमाउंट डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, और लमसम अमाउंट विच एवर इज लोअर। और 1/2 की जगह 1/3 ले लेना अगर एम्प्लॉय ग्रेचुटी भी रिसीव करता है। अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। Mr. X retired with effect from 1st October 2019, receiving 5,000 per month as pension। पर मंथ का मतलब ही क्या है? अनकम्यूटेड है तो। On 1st February 2020, he commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension. You are required to compute his taxable pension assuming he is a government employee, B, he is a non-government employee receiving gratuity, C, he is a non-government employee and is not receiving any gratuity। चलिए सॉल्व करते हैं। टैक्सेबल पेंशन का अमाउंट हमें निकालना है। तो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी कम्यूटेड पेंशन मिलती है, लमसम अमाउंट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। पीरियोडिक पेंशन तो उसकी भी टैक्सेबल होती है। तो एक तो इसे मिल रही है अनकम्यूटेड, ये तो होगी पूरी तरह से टैक्सेबल। कितनी? 5,000 पर मंथ। पहले तो टाइमलाइन बना लो, पता चले रिटायर कब हो रहा है। एक अक्टूबर 2019, ये भी प्रीवियस ईयर 1920 का क्वेश्चन आ गया गलती से। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते, डेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 अक्टूबर 2019 को ये रिटायर हो रहा है। तो हमें क्या निकालनी है? प्रीवियस ईयर 1920 के दौरान टैक्सेबल पेंशन कितनी होगी। तो 1 अक्टूबर 2019 से पहले तो इसे नॉर्मल सैलरी मिल रही होगी, पेंशन तो 1 अक्टूबर 2019 के बाद मिलना शुरू होगी। तो हमें तो पेंशन का अमाउंट निकालना है। अगर क्वेश्चन बोलता है इनकम अंडर दैट सैलरी निकालो, तो मैं इस पीरियड की बेसिक सैलरी वगैरह लेता और इस पीरियड की पेंशन लेता। लेकिन अभी क्वेश्चन ने सिर्फ पेंशन पूछा हमें, तो हम रिटायरमेंट के बाद के पीरियड का ही पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट निकालने वाले हैं। चलिए, तो एक तो अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है 5,000 पर मंथ, इनटू कितने महीनों के लिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कह रहा है ऑन 1 फरवरी 2020 ही कम्यूटेड। 1 फरवरी 2020 को कम्यूटेशन हुआ है। तो 1 अक्टूबर 2019 से तो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, जनवरी तक तो कितनी मिल रही होगी पेंशन? 5,000 पर मंथ। 1 फरवरी से कम्यूटेशन हुआ है 60% ऑफ पेंशन का, तो अब 5,000 का 60% कम हो जाएगा। अब कितनी मिलेगी? 2,000 पर मंथ। भाई 60% कम्यूट करा ली ना, लमसम अमाउंट लेगे तो 60% कम हो जाएगी, 40% रह जाएगी। एंड रिसीव 3 लाख हैज कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड हम निकाल रहे हैं पहले। तो 5,000 इंटू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने, प्लस 2,000 इंटू 2 महीने, तो 5,000 इंटू 4 प्लस 2,000 इंटू 2, 24,000 आ गई अनकम्यूटेड पेंशन इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल अमाउंट। कम्यूटेड पेंशन 3 लाख रुपए जो मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो
कम्यूटेड पेंशन जो आएगी उसका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा नील। सेकंड केस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुटी, ग्रेचुटी ले रहा है, तो ऐसे केस में अनकम्यूटेड पेंशन तो इसकी भी उतनी आएगी, तो डायरेक्टली लिख देता हूं 24,000। कम्यूटेड पेंशन में टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा वो हमें निकालना होगा। वो कैसे निकलता है, लमसम अमाउंट जो भी मिला उसमें से लेस कर देंगे लोअर ऑफ ए और बी। ए क्या है, लमसम अमाउंट खुद, बी क्या है 1/2, ग्रेचुटी ले रहा है तो 1/3 इंटू लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट कितना मिल रहा है क्वेश्चन में, 3 लाख। तो 1/3 इंटू लमसम अमाउंट डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। कितनी है कम्यूटेशन परसेंटेज, 60% कम्यूट हो गई, तो 3 लाख इसलिए मिल रहा है कि 60% कम होगी। 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू या डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 166,666.67। तो लोअर क्या आ जाएगा यही, तो इतने की डिडक्शन मिल जाएगी और बैलेंस अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक तो ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा प्लस ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। अब सी केस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तो क्या डिफरेंस आएगा उस ऊपर वाले फॉर्मूले में, 1/3 की जगह बस क्या हो जाएगा 1/2। तो डायरेक्टली वही निकाल देते हैं बस, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% डिवाइडेड बाय 2, तो उसके लिए एग्जेम्पशन अमाउंट आ जाएगा 2.5 लाख। तो अनकम्यूटेड तो उसके लिए भी वही आएगी 24,000। कम्यूटेड के केस में उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगी 2.5 लाख रुपए की, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा 1,50,000, सॉरी 50,000। आंसर चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 24,000। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो उसका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 13333 और 24,000। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है अनकम्यूटेड 24,000 और टैक्सेबल पेंशन 50,000। चलिए जी, तो इस तरह आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। पेंशन का टॉपिक इसी के साथ अपना फिनिश हुआ। अब आ रहा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयर या तो लॉस में चल रहा है या अपना बिजनेस बंद करने जा रहा है, इस वजह से अपने एम्प्लॉयज को एक कंपनसेशन दे रहा है कि भाई बीच में ही आपको हटाना पड़ गया, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से आई एम पेइंग यू सम कंपनसेशन। तो सवाल उठता है कि एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। रिटायरमेंट या जॉब से हटाने के टाइम पर कुछ भी लमसम अमाउंट मिले तो वो कैपिटल रिसीट है, तो ये तो पक्का है कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन मिलने वाली है। पढ़ते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का मीनिंग। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मींस द कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट। छटनी कर दी, एम्प्लॉयज को हटा दिया, और क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ एम्प्लॉयर, या अपना बिजनेस बंद कर रहा है, अंडरटेकिंग बंद कर रहा है कोई, इस वजह से हटा दिया। टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, टैक्सेबल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। जो भी अमाउंट मिला उसमें से लोअर ऑफ ए बी सी लेस कराएंगे, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इसी तरह की चीजें मिलेंगी। कैपिटल रिसीट है, उसमें से कुछ एग्जेम्पशन दे देते हैं,
भाई मैक्सिमम इतना ही देंगे, बेनिफिट अगर लेना है कैपिटल रिसीट का तो उससे ज़्यादा अगर दे रहे हो तो फिर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो एम्प्लॉय के साथ, बेसिक सैलरी कम करा रहे होगे, इस फॉर्म में अमाउंट ले रहे होगे, इसलिए एक लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट करेंगे बैलेंस टैक्सेबल। अब ये लिमिट्स क्या हैं ये तो आपको हर एक की याद करनी पड़ेंगी, बार बार पढ़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कहीं पर लिमिट में 5 लाख अमाउंट आता है, कहीं पर अमाउंट 3 लाख आता है, ग्रेचुटी में 20 लाख आ रहा है, कहीं पे कुछ फॉर्मूले हैं, कहीं पर कुछ हैं, कहीं पर सैलरी का मीनिंग कुछ और है, कहीं पर फ्रैक्शंस इग्नोर करने हैं, यही चीजें तो याद करनी है। चलिए, तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए फॉर्मूला क्या बताया कि जो भी अमाउंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ने करंटली 5 लाख रुपए नोटिफाई कर रखा है कि 5 लाख तक का रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एग्जाम्प्ट है, इससे ज्यादा मिल रहा है तो फिर हो जाएगा टैक्सेबल। तो 5 लाख रुपए या अमाउंट रिसीव्ड तो हर एक केस में ही आ रहा है, तो इसको चाहो याद करो या ना करो तो आपको पता है लिखना है ही, क्योंकि अगर अमाउंट रिसीव ना लिखेंगे तो हो सकता है कि नेगेटिव अमाउंट आना शुरू हो जाए, तो वो आपको वैसे भी पता है कि हमें नेगेटिव कुछ निकालना ही नहीं, तो ये तो आपका याद करने की समस्या है ही नहीं। ग्रेचुटी में भी अमाउंट रिसीव्ड आ रहा है, लीव एनकैशमेंट सब में आ रहा है, तो आपको बेसिकली ये लिमिट याद रखनी है और फॉर्मूले हिसाब से याद रखना है बस। चलो जी, तो 5 लाख रुपए और अमाउंट रिसीव्ड और फॉर्मूले के हिसाब से जो निकल के आया वो फॉर्मूला क्या कह रहा है, ग्रेचुटी की टैक्स ट्रीटमेंट में जब ग्रेचुटी एक्ट लग रहा होता है उसी तरह का फॉर्मूला है, सिमिलर। पढ़ते हैं क्या, 15/26 इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ सैलरी बिफोर रिट्रेंचमेंट मंथ पर मंथ, कि लास्ट 3 महीनों की सैलरी का एवरेज, लास्ट 3 महीने की सैलरी का टोटल किया, 3 से डिवाइड किया तो पर मंथ एवरेज आ जाएगी, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन। ग्रेचुटी की टैक्स ट्रीटमेंट में जब ग्रेचुटी एक्ट लगता था वहां पे भी इसी तरह का आ रहा था, 15/26 आ रहा था, यहां पर भी 15/26, वहां पर फ्रैक्शंस को इग्नोर करना था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा हो अगर फ्रैक्शन तो उसे 1 साल बना देना था, वही चीज यहां पर भी आ रही है। वहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी आ रही थी, ये डिफरेंस है, क्या आ रहा था, लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, यहां पे क्या कह रहा है, लास्ट 3 महीने की एवरेज पर मंथ। वहां पर सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक पे प्लस डीए, यहां पर क्या है, बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन, यहां पर कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर नहीं लिखा, कैसा भी कमीशन, डीए इंक्लूडेबल नहीं लिखा, कैसा भी डीए, अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, कोई अलाउंस मिल रहा है उसका अमाउंट, एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट अदर देन ग्रेचुटी, कोई भी मॉनिटरी पेमेंट मिल रही है ग्रेचुटी के अलावा वो, और कोई फैसिलिटी मिलती है, परक्विजिट्स मिलते हैं तो उनकी भी वैल्यू, तो इसका सैलरी का मीनिंग कुछ अलग है बाकी प्रोविजन से, तो थोड़ा सा अलग आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस अमाउंट ऑफ अलाउंसेस प्लस एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट अदर देन ग्रेचुटी और वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। तो क्वेश्चन करते हैं, याद करने की चीज है अब ये, Mr. X received retrenchment compensation of rupees 10 lakh after 30 years 4 months of service. At the time of retrenchment, he was receiving basic salary and dearness allowance. Compute his taxable retrenchment compensation. तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है, जो भी अमाउंट मिला उसमें से लेस कर दो लोअर ऑफ फॉलोइंग, ए जो भी अमाउंट मिला रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का, बी 5 लाख रुपए और सी 15/26 इंटू लास्ट 3 मंथ सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, कितने साल जॉब की, इग्नोरिंग फ्रैक्शन 6 महीने से ज़्यादा है तो उसको पूरा साल बना देंगे। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना मिल रहा है, 10 लाख रुपए, अब 15/26 इंटू लास्ट 3 मंथ सैलरी,
आखिरी 3 महीनों की सैलरी पर मंथ, तो कोई बदलाव नहीं है सैलरी में, तो 20,000 पर मंथ और 5,000 पर मंथ डीए, यही दो चीज़ें दे रखी हैं, तो बेसिक सैलरी भी आएगी और डीए भी आएगा। कितना हो गया? 25,000 पर मंथ। कितने साल काम किया उसने? 3 years and 4 months। तो फ्रैक्शन मुझे इग्नोर करना है, 6 महीने से वैसे ही कम है, तो 30 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 30, ये आ जाएगा 4,32,692.31। हमें सिर्फ राउंड ऑफ टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ही करनी होती है, उसके अलावा कुछ है तो हम 2 डिजिट्स तक फ्रैक्शन लेकर चलते हैं। एग्जाम में भी आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से एमसीक्यू में कोई आंसर गलत आ जाए, तो इस तरह का काम मत करना, राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान रखना। चलिए जी, तो लोअर क्या आ गया? लोअर आ गया अपना यही, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 10 लाख में से 432,692.31 लेस कर दिया, 567,307.69 इज माई टैक्सेबल अमाउंट। चलिए जी, 567,308, इसने राउंड ऑफ कर रखा है, बट हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए जी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अपना फिनिश हुआ। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए जो एग्जाम्पशन दे रखी है, ये है, लिख रखा है सेक्शन 1010B में। सेक्शन 10 साथ साथ कवर हो रहा है सैलरी के चैप्टर में। चलिए जी, 1010B बेनिफिट देता है जब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा हो, एम्प्लॉयर ने जबरदस्ती निकाल दिया और साथ में कंपनसेशन दिया, तो सेक्शन 1010B में एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलती है। सेक्शन 1010C आया जब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कंपनसेशन मिल रहा है, तो सेक्शन 1010C में एग्जेम्पशन मिलती है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का क्या मतलब है? इट इज अ स्कीम वेयर बाय एन एम्प्लॉई इज ऑफर्ड टू वॉलेंटरीली रिटायर फ्रॉम सर्विसेज बिफोर द रिटायरमेंट डेट। इस स्कीम में क्या होता है? वॉलेंटरीली एम्प्लॉय रिटायर होना चाहता है उसकी नेचुरल डेट से, उससे पहले ही रिटायर होना चाहता है, तो इस वजह से उसे कंपनसेशन दिया जाता है, उसे बोल दिया गया वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। हमें तो जाननी है इसकी टैक्स ट्रीटमेंट, कि क्या ये अमाउंट मिलेगा पूरा टैक्सेबल होगा, क्या होगा। देखो, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, रिट्रेंचमेंट के टाइम पर जो भी लमसम अमाउंट मिलता है वो कैपिटल रिसीट है, तो गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं किया, उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह का फॉर्मूला आएगा, जो भी अमाउंट मिला वो उसमें से लोअर ऑफ ABCD लेस कर दो, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा दैट इज योर टैक्सेबल अमाउंट। इसकी लिमिट्स क्या क्या आ रही हैं? ए तो वही है 5 लाख रुपए, यहाँ पर भी 5 लाख। बी जो भी अमाउंट मिला, यहाँ पर भी जो भी अमाउंट मिला। सी और डी लिमिट यहाँ पर अलग है। सी लिमिट क्या है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ इंटू 3, यानी 3 महीने की सैलरी, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब इग्नोरिंग फ्रैक्शन। तो यानी हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी हम आपको कंपनसेशन के रूप में दे रहे हैं, ये मान के चलो। तो क्या आ रहा है? 3 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ, तो यानी 3 महीने की सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन जॉब। जितने साल ज्यादा कंप्लीट करोगे उतना ज्यादा आपको VRS का पैसा मिलेगा, तो ज्यादा एग्जेम्पशन देंगे। डी पॉइंट क्या आ रहा है? सी पॉइंट क्या आ रहा है? कितने साल कंप्लीट कर लिए, उसके बेसिस पर सी लिमिट निकालिए। डी लिमिट क्या है? कितने मंथ्स बचे हैं अगर आप नॉर्मली रिटायर होते तो, उतने महीनों की सैलरी। सी और डी में क्या डिफरेंस है? सी पॉइंट इस बात पे जोर देता है कि कितने महीने आप कंप्लीट कर चुके हो, उसको ध्यान में रखते हुए लिमिट निकाली है। डी पॉइंट क्या कहता है? आप अगर नॉर्मल रिटायरमेंट लेते तब तक आपके कितने महीने बचे हुए हैं, उनकी जितनी सैलरी बनती है उतना आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी।
यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, सैलरी वर्ड आ रहा है, सैलरी वर्ड आ रहा है, यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, यहां पर ऐसा खतरनाक मतलब नहीं है, वही जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में लिया था, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ इंक्लूडेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। एक पॉइंट और आ रहा है यहां पे कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010C शैल बी अलाउड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी एग्जाम्पशन मिलेगी। क्या है, एम्प्लॉइज वर्किंग इन गवर्नमेंट, कंपनी, कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, इस तरह के लोगों को एग्जाम्पशन दी गई है। स्कीम ऑफ वीआरएस इज फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 2BA। इस रूल के तहत कुछ गाइडलाइंस बता रखी हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये स्कीम, तभी एग्जाम्पशन मिलेगी। और ये बात ध्यान रखने की है कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010C कैन बी अवेल्ड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉई। ये जो एग्जाम्पशन मिल रही है उसे, ये उसकी जिंदगी में उसे एक ही बार मिलेगी। एक एम्प्लॉयर के पास अगर वो ये एग्जाम्पशन ले चुका है तो फिर दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाकर अगर दोबारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेगा तो उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। कैन बी अवेल्ड वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉई, एक ही बार मिलेगी। चलिए जी, जबकि बाकी केस में जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन था, मान लो एक एम्प्लॉयर ने हटा दिया तो 2.5 लाख का कंपनसेशन अगर मिला और 5 लाख तक अलाउड था, मान लो फॉर्मूले के हिसाब से ज्यादा ही आ रहा है, तो 2.5 लाख तक की एग्जाम्पशन ले ली। फिर मान के चलो दूसरे एम्प्लॉयर ने हटा दिया, फिर उसने कंपनसेशन दिया, तो अब बाकी टाइम पर 5 लाख में से बचा हुआ 2.5 लाख इस्तेमाल होगा। इसी तरह से हर जगह ये ग्रेचुटी या कहीं पर भी, जैसे ग्रेचुटी में 20 लाख की लिमिट अवेलेबल है, तो वो पर एम्प्लॉयर नहीं है, पर एम्प्लॉई है। कहीं हर एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी ले रहे हो 20-20 लाख, 40 लाख एग्जेम्प्ट करा ली। जबकि वीआरएस में तो क्या कह रहे हैं कि एक बार एग्जाम्पशन ले ली तो उसके बाद मिलेगी ही नहीं। चलो वीआरएस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। Mr. X received voluntary retirement compensation of 7 lakh after 3 years, 4 months of service. He still has 6 years of service left. At the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary of rupees 20,000 per month and DA which forms part of pay 5,000 per month. हमें निकालना है टैक्सेबल पोर्शन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो इसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है, जो भी वीआरएस स्कीम के तहत कंपनसेशन मिला उसमें से लेस कर देंगे लोअर ऑफ फॉलोइंग। एक तो जो भी अमाउंट मिला वीआरएस का, एक 5 लाख रुपए और एक 3 इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इग्नोरिंग फ्रैक्शंस, और डी क्या है, मंथ्स लेफ्ट अगर नॉर्मल रिटायरमेंट लेता तो, इनटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ। तो वीआरएस कितना मिल रहा है इसे, 7 लाख रुपए, तो ये यहां लिख दिया। वीआरएस कितना मिल रहा है, 7 लाख रुपए। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ वो कितनी है, सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिक पे प्लस डीए इंक्लूडेबल प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो बेसिक पे है 20,000, डीए पूरा बता रखा है फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे 5,000 पर मंथ, कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर कुछ है नहीं, तो 25,000 पर मंथ आ गई सैलरी। तो 3 इंटू 25,000 पर मंथ इंटू कितने साल इसने काम कंप्लीट किया है इग्नोरिंग फ्रैक्शन, 30 साल। और कितने महीने बचे हैं डी पॉइंट के लिए, मंथ्स लेफ्ट, 6 साल बचे। तो 6 साल में कितने महीने आ गए, 6 इंटू 12, 72 मंथ्स इंटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 25,000। तो सी पॉइंट कितना आ गया, 25,000 इंटू 3 इंटू 30, 22,50,000। और ये आ गया 72 इंटू 25,000, 18 लाख।
तो विच एवर इज लोअर की एग्जाम्शन मिलेगी 5 लाख रुपए की वंस इन अ लाइफ टाइम। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वीआरएस कंपनसेशन आ जाएगा 2 लाख रुपए। 7 लाख माइनस 5 लाख, 2 लाख रुपए टैक्सेबल अमाउंट। आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए जी, तो इसी के साथ ही हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आज फिनिश हुए। क्या क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर क्वेश्चन आ सकता है। तो एनपीएस भी कर लिया था हमने पिछली क्लास में, प्रोविडेंट फंड कर लिया था, ग्रेचुटी कर लिया, लीव सैलरी कर लिया, पेंशन कर लिया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम परक्यूजिट स्टार्ट करेंगे कि एम्प्लॉयर अगर कोई फैसिलिटी दे रहा है, कोई सुविधा दे रहा है, पर्क्स दे रहा है एम्प्लॉय को, तो वो क्या सैलरी का हिस्सा बनेंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा। तो यहां तक का पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द टॉपिक टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स। चलिए, गुड बाय।